नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, करीब महीने भर पहले मैंने आप सबसे साझा किया था कि मेरा कविता संग्रह आ रहा है, बुलडोजर का संगीत। वो कविता संग्रह बीते दिनों आ गया है। आज फिर वो संग्रह मैं आपसे साझा कर रहा हूं। हालांकि ये सच है कि मुझे अपनी कविताओं पे बात करते हुए, अपनी कविताओं की चर्चा करते हुए कुछ संकोच सा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने इतनी किताबों पे बात की, इतनी सारी बातें की आपसे साहित्य और संवेदना को लेकर, तो इन कविताओं पे भी, अपनी रचना प्रक्रिया पे भी थोड़ी बात करूं और थोड़ी कविताएं भी आपसे साझा करूं, ये समझाने के लिए कि मेरा लिखना अंततः क्यों होता है। क्योंकि मैं सच है कि बहुत सारी विधाओं में लिखता हूँ। यानी मैंने कहानियां लिखी, लेख लगातार लिखता रहता हूँ, आलोचना लिखी, संस्मरण लिखे, सब कुछ लिखा, नाटक लिखा, उपन्यास लिखा। लेकिन तब भी कहा कविता लिखने की जरूरत मुझे क्यों महसूस होती रही? क्योंकि जब भी जितना भी लिखा, हमेशा कुछ ऐसा खालीपन जैसा रहा कि कुछ है जो कहने से रह गया है। ये कहने से क्या रह गया है? मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की। इस कोशिश में मेरी कविताएं निकली। तो ज्यादातर जो मेरा गद्य लेखन है, जो उपन्यास तो ठीक है मैं अपनी मर्जी से लिखा, लेकिन ज्यादातर वो ऑन डिमांड राइटिंग से निकले मेरे लेख हैं। लेकिन मेरी कविताएं निश्चित रूप से मेरी बेचैनी से निकली कविताएं हैं। उन कविताओं में डिमांड और सप्लाई का मामला नहीं चल पाया। ये नहीं था कि भीतर कुछ पका हुआ था जो मैंने परोस दिया। मैं अपने आप को खुरच के, सोच के कि इस लेख के बावजूद, इस कहानी के बावजूद कुछ है जो कहे जाने को बाकी है, उस कहे जाने को पकड़ने की कोशिश में मैंने ये कविताएं लिखी। तो बहुत सारी कविताएं इनकी हैं जो शायद आपको पसंद आएंगी। दूसरी बात ये, पिछले 5-7 वर्षों के दौरान ये कविताएं लिखी गई हैं और इन 5-10 वर्षों में हमारा समाज बड़ी बुरी तरह बदला है, या हमारी राजनीति कह लें, बहुत बुरी तरह बदली है। 1914 के बाद सांप्रदायिकता इस देश की पुरानी बीमारी रही है। गांधी जी तक इस सांप्रदायिकता का को नष्ट नहीं कर सके। कांग्रेस के दिनों में एक तरह से छुप छुप के परवान चढ़ती रही। लेकिन 2014 के बाद तो लगता है कि सांप्रदायिकता का एक नंगा नाच शुरू हो गया है। बहुसंख्यक राजनीति का, बहुसंख्यकवाद का एक उभान ऐसा है जिसने पूरे समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है, परिवारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इसी दौर में विचार, कविता, साहित्य सब उपभोक्तावादी सामग्री में, उसके कबाड़ में बदलते चले गए हैं। तो ये जो चीज थी, इसको लेखों में दर्ज करने के बावजूद मैं पाता था कि कुछ रह गया है जो अलग से कहे जाने की जरूरत है। तो इसी जरूरत से निकली हैं मेरी कविताएं, लगभग सारी कविताएं। लेकिन कुछ कविताएं जो मैं आपसे आज साझा करने जा रहा हूं, जैसे विचार पे मुझे याद है कि जो श्रीकांत वर्मा की बड़ी मशहूर कविता है, कौशल में विचारों की कमी है, मैंने पाया कि हमारे दौर में तो सब कुछ एक उपभोक्ता सामग्री की तरह रेडीमेड सुलभ है, विचार तक। तो इसी पे एक कविता लिखी थी, विचार, जो आपसे साझा कर रहा हूं। आज के कौशल में विचारों की कमी नहीं है, विचार ही विचार हैं हर तरफ। बाईं तरफ मार्क्स की दुकान है, बीच में गांधी, कुछ हटकर चल रही अंबेडकर की आंधी। इधर कुछ नई दुकानें भी खुली हैं, गोलवलकर और सावरकर की। कई शक्लों में मिल रहे हैं विचार, गुलाब की तरह सुक्तियां खरीदें और अपने कोट में लगाएं, या पूरा का पूरा थान लें, अपना परिधान बनाएं। तरह तरह के विचार जिन्हें आप शौकिया चुन और पहन सकते हैं। कुछ चमचमाते जूतों जैसे भी हैं जिन्हें पांव में डालकर
आप इठलाते हुए चल सकते हैं। गूगल में है विचार, समाचार चैनलों में है विचार, यूट्यूब पर है विचार, सोशल मीडिया पर है विचार, हर तरफ सनसनाते रंग बदलते विचार, हर तरफ छोटेपन को हिकारत से देखते विचार, हर तरफ अपनी नव्यता पर इठलाते विचार, बाजार की शाबाशी पाकर खुद को धन्य समझते विचार, हर अवसर के अनुकूल ढलने का दावा करते विचार, तरक्की की अवधारणा पर चार चांद लगाते विचार, विचार को ही खारिज करते विचार, सत्ता के साथ सिर हिलाते विचार, ताकि अमन चैन चलता रहे, बना रहे, चलता रहे उनका कारोबार। कहना यह था कि विचार असल में जो भीतर से निकलने चाहिए, जो अपने अनुभव की आंच में पककर हमारी त्वचा की तरह, हमारी चमड़ी की तरह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाना चाहिए, वो आज पैक्ड मिलते हैं। आप अपनी सुविधा से, अपने शौक से, अपनी पहचान के लिए, फैशन के लिए उनको उठा लेते हैं। पता नहीं बात इस कविता में मैं कह पाया या नहीं। दूसरी बात, अभिव्यक्ति की बात बहुत होती है, लेकिन अभिव्यक्ति पे कितने सारे दबाव हैं, इसको लेकर एक कविता और है। अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन यह देखा जाना भी जरूरी है कि अभिव्यक्त क्या किया जा रहा है। कोई मठों और दुर्गों को तोड़ने की बात तो नहीं कह रहा, कोई सच बोलकर हमारे सर्वानुमति प्राप्त लोकतंत्र से घात तो नहीं कर रहा। इतनी आजादी भला दुनिया का कौन देश देता है? थोड़े लोगों को थोड़ी आजादी दो तो वे दुरुपयोग पे उतर आते हैं, प्रधानमंत्री तक को कह देते हैं अपशब्द। इत्तेफाक से कविता अभी की नहीं है, बरसों पुरानी है, छप के आई है। अचानक मैं पा रहा हूं कि ये किस कदर प्रासंगिक हो गई है। प्रधानमंत्री तक को कह देते हैं अपशब्द, जबकि किसी स्वस्थ लोकतंत्र में बस प्रधानमंत्री को होना चाहिए ये विशेषाधिकार कि वह किसी को भी दे सके गाली, लोगों को तरह तरह के तानों से सके पुकार। अभिव्यक्ति की आजादी वहीं तक होनी चाहिए जहां तक प्रधानमंत्री की नाक है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसके आगे जाना और बोलना खतरनाक है। आप नीतियों की आलोचना करें, सरकार की नहीं। आप सड़कों की आलोचना करें, दरबार की नहीं। आप जनता को समझाएं कि क्या उचित है या अनुचित है, मगर ख्याल रहे प्रधानमंत्री जो बताएं वही देश हित है। हम आपकी आजादी का पूरा ख्याल रखते हैं, हम आपकी अभिव्यक्ति का पूरा सम्मान करते हैं। आप भी हमारी आजादी का पूरा ख्याल रखें, हमारी अभिव्यक्ति का पूरा सम्मान करें। आप अपनी दुकान को देश की तरह चलाएं, हमें देश को अपनी दुकान की तरह चलाने दें। अचानक इनको पढ़ते पढ़ते मैं पा रहा हूं इस पाठ में कि इनमें एक गहरा व्यंग्य चला आया है। क्यों चला आया है? क्या आज के हालात को लेकर, क्या इन स्थितियों को लेकर? शायद, क्योंकि कई बार मैं बड़ी गहरी बेबसी महसूस करता हूं। अपने चारों ओर ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि सीधे कोई जवाब दिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं होता, उसके खतरे हैं। तो आप कविताओं में इस बात को दर्ज करते हैं। तो एक श्रृंखला है कविताओं की मेरी, जब चारों तरफ हत्यारे हों। ये मैं आपसे साझा करके अपने कविता संग्रह का थोड़ा आस्वाद देते हुए ये बात खत्म करूंगा। जब चारों तरफ हत्यारे हों, एक, उन्हें नमस्कार करो, उनसे हाथ मिलाओ, उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम उन्हें हत्यारा नहीं मानते, भले ही तुमने उन्हें हत्या करते देखा है। उनके दुख में शामिल हो, उनकी लाचारी समझो कि न चाहते हुए भी उन्हें लेनी पड़ती है इतनी जान। कभी देश का प्रश्न उठ खड़ा होता है, कभी धर्म का, फिर कभी कभी अभ्यास भी जरूरी होता है। कुछ हत्याएं चलती रहे तो हाथ नहीं कांपते उस वक्त जब किसी को मारना जरूरी लगे।
तुम्हारी आंखों में दिखनी चाहिए करुणा हत्यारों के प्रति। यह तुम्हारे बचे होने के लिए जरूरी है। 2, कभी कभी संभव है कि थके हुए हत्यारे आएं और तुमसे पानी मांगे, बताते हुए कि उन्हें कितनी मेहनत लगी हत्या करने में। वे बताएं कि लोग शातिर हो गए हैं, अब वे अपनी गर्दन यूं ही नहीं झुकाते, वे बच निकलने की कोशिश करते हैं। कई बार तो लगता है कि वही पलटकर न मार डालें। यह तो शुक्र है हत्या के अभ्यास का कि हमारा निशाना चूकता नहीं, कि करत करत अभ्यास जड़मती हुए हैं जान लेने में सुजान। वे पसीना पोंछेंगे और मुस्कुराते हुए बताएंगे, भाई साहब आप जैसे लोग हैं इसलिए धर्म बचा हुआ है, नेकी बची हुई है, वरना आज का आदमी जान बचाने के लिए अपनी न जाने क्या क्या कर बैठे। तीसरी कविता इस श्रृंखला की, संभव है कभी वे मुस्कुराते हुए तुम तक आए, माफी मांगे और पूरी सज्जनता से बताएं आज उन्हें तुम्हें मारने को कहा गया है। वे आपसे कुछ नहीं चाहते, बस सहयोग चाहते हैं कि आप गर्दन नीची रखें, डरें बिल्कुल नहीं। कोई ऐसी पीड़ा नहीं होगी जो पल भर से ज्यादा टिकेगी, बस एक बिजली सी कौंधेगी जो पूरे शरीर में लहराते हुए चाबुक सी पड़ेगी और 1 सेकंड से भी कम समय में निकल जाएंगे प्राण। वे फिर तुम्हारे कंधे थपथपाएंगे कहते हुए, देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप, देश भी आपके लिए इससे ज्यादा करेगा। आपकी मूर्ति ठीक यहीं इसी जगह लगाएगा और आपकी शहादत को याद रखेंगी पीढ़ियां। हमारा क्या, हम तो चढ़ पाएंगे बस चंद और सीढ़ियां। चौथी कविता इस श्रृंखला की, आजकल के हत्यारों में एक अच्छी बात होती है, वे पुराने हत्यारों की तरह पाखंड या दिखावा नहीं करते, नहीं बताते कि किसी बड़े मकसद के लिए कर रहे हैं हत्याएं, नहीं कहते कि उन्हें हत्या करते अफसोस होता है। उल्टे वे समझाते हैं कि अब जान की कोई कीमत नहीं बची है, इंसान इन दिनों कौड़ियों के मोल का भी नहीं रहा है, बस जगह घेरता है और नफरत फैलाता है। उससे ज्यादा जरूरी तो किसी रोबोट या एआई का बचे रहना है। वह सारे काम सलीके से करता है, कविताएं तक लिख सकता है, वो हत्या की कला को भी नए आयाम दे सकता है। हत्यारों को कभी कभी बस यही शर्मिंदगी घेरती है, उनके काम किसी एआई की तरह सटीक नहीं कि कभी कभी गर्दन पर कसा उनका हाथ शिथिल भी हो जाता है, जिससे मरने वाले को और तकलीफ उठानी पड़ती है। हत्यारे सब कुछ चाहते हैं, बस किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। 5वां, हत्यारों के पास एक दार्शनिक और आध्यात्मिक तर्क भी है, मृत्यु तो सबकी होनी है। ईश्वर ने किसी को नहीं दिया है अमरता का वरदान। अगर वे न जान लें किसी की ईश्वर हो जाए परेशान। जब सबको मरना ही है तो कोई घिसट घिसट कर क्यों मरे, क्यों झेले बुढ़ापे की पीड़ा, क्यों झेले उपेक्षा का कीड़ा। एक झटके में मर जाने वाले आदमी न खुद कष्ट पाता है न दूसरों को कष्ट देता है। इससे ज्यादा सभ्य बात क्या होगी कि हम कष्ट कम करने में दूसरों की मदद करते हैं। यह दरअसल हमारी दया है जो हमारे चाकू से टपकती है। छटपटाती गर्दनों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने उन्हें इस अधमरी से जिंदगी के लिए नहीं छोड़ा। इन दिनों जीना आसान है क्या। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि बड़ी जो है ये डिस्टोपियन किस्म की कविताएं हैं, बड़ी निराशा से भरी। लेकिन पूरा संग्रह ऐसा नहीं है। मैं तो मूलतः उम्मीद का आदमी हूं। जहां बिल्कुल अंधी सुरंग होती है वहां भी कोशिश करता हूं कि एक रोशनी दिख जाए। लेकिन शायद हमारा समय ही ऐसा है जिसमें लगता है कि आप कोई बात बिना मायूस हुए, बिना हताश हुए
नहीं कह सकते। एक खबर ऐसी हताशा के बीच मैंने एक चोर की पढ़ी थी। 2024 में मराठी कवि नारायण सुर्वे के बेटी के घर एक चोर घुसा। उसने सामान तो चुरा लिया। अगले दिन अखबारों में उसको पता चला कि कवि के घर चोरी हो गई, उसने कवि के बेटी के घर चोरी की है। तो एक रात उसने खुद जाकर चोरी का सामान लौटाया और माफी मांगी। मुझे लगा कि ये कविता और चोरी दोनों को लेकर मुझे कुछ नए ढंग से सोचने को प्रेरित कर रही है, कुछ उम्मीद दे रही है। तो सुना देता हूं कविता भी। तुम चुरा लेते हो मेरा सामान और लौटा देते हो अगले दिन, यह जानकर कि मैं कवि हूं। क्या तुमने मुझे पढ़ा होगा कभी, या मेरी कीर्ति से रहे होगे अभिभूत? वैसे हम में से कौन चोर नहीं है? जिंदगी चुरा लेती है हमारी तरुणाई, हमारी त्वचा पर छोड़ जाती है इसके झुर्रियाए निशान। उम्र चुरा लेती है हमारी मासूमियत, अनुभव चुरा लेता है हमारा खरापन। दुनिया चुरा लेती है हमारी सहजता और हमारी खाल में भर देती है चालाकी का भूसा। हालात ने तुमसे भी काफी कुछ चुराया होगा, लेकिन इसके बावजूद अपनी बची खुची मनुष्यता के साथ तुम लौटाने आए वह सामान जिस पर मेरे नाम की छाप है। तुम चोर हो, लेकिन तुम्हें दोस्त कहने की इच्छा होती है और पूछने का मन होता है, यार चोर, वो कौन सी डोर है बंधी जिससे बंधे बंधे तुम दोबारा लौटे वह सामान लेकर जो शायद तुम्हारा हो चुका था। एक ऐसे समय में जब कविता की कद्र घटती जा रही है और कवि भी चोरों की तरह दबे पांव बे आवाज इस दुनिया से गुजरते हैं, तुमने अचानक इस उदास सी दुनिया को अपनी उजली मनुष्यता से रोशन कर दिया। तुम अंधेरे में अपना काम करने आए थे, लेकिन एक लौ छोड़ गए जिसके सहारे हमारी तरह के भावुक लोग पूरी उम्र काट लेंगे कि जैसी भी हो दुनिया, लेकिन इसमें एक कविता की जगह है जो एक चोर ने लिखी है और जिसे शब्द दिया जाना बाकी है। तो ये सारी कविताएं, ऐसी सारी कविताएं बुलडोजर का संगीत में है। थोड़ा संकोच करता हूं, लेकिन लगता है कि लेखक हूं तो पाठकों से अपील बनती है। आप चाहें तो ये संग्रह, इसे छापा है अनबाउंड स्क्रिप्ट पब्लिकेशन ने। अनबाउंड स्क्रिप्ट का की अपनी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप ये किताब खरीद सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट या अमेजन या दूसरी वेबसाइट्स पे भी जल्दी ये किताब सुलभ होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये किताब पढ़ेंगे और अपने अनुभव मुझसे साझा भी करेंगे। शुक्रिया।